बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और अब फैसलाबाद है, स्टेडियम में जो बाकायदा तौर पर क्वालिफाइंग राउंड और एलिमेटर के मैचेस है कल से खेले जाएंगे और 4 टीमें इसके लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और अगर मैं बात करूं पहले क्वालिफाइंग मैच की, जहां पर बड़ा मार्कोस के और पैंथर के दरमियान मुकाबला होगा, जो टीम इस मैच में कामयाबी हासिल करेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि दूसरी तरफ एलिमेटर के मुकाबले स्टालियंस के खेले जाएंगे, जहां पर अगर स्टालियंस ने कामयाबी हासिल कर ली या तो फिर हम देखते हैं कि जहां पर जिस किस्म की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में उम्दा खिलाड़ियों की रही है, उस हवाले से भी अपने शो के अंदर हम आज बात करेंगे। और साथ साथ हम कनेक्शन कैंप के हवाले से भी बात करें। बड़ी बैठक हुई आज और उसमें सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद थे, कोचेस भी मौजूद थे। और साथ साथ क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो फैसलाबाद में जो मैच खेला जा रहा है चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट है, उसके बावजूद यहाँ पर शान मसूद मौजूद थे। सीनियर जितने खिलाड़ी है वो तमाम ही इस कनेक्शन कैंप में मौजूद थे। बड़ी लंबी ये तवील जो है बैठक रही। इसमें क्या कुछ हुआ आज हम आपको अपने शो में भी बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और कितनी बेहतरी के लिए काम करने जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान टीम के लिए कितने खिलाड़ियों को अपना किरदार अदा करना है और किस तरह प्लानिंग को लेकर चलना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और उसके फौरी बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी में टीम खेलनी है। तो यकीन हमें बहुत से ऐसे प्लेयर्स को भी इंतखाब करना है जो इससे फैसलाबाद है चैंपियंस फैसलाबाद टूर्नामेंट में जो है ग्राउंड पर जो खेले जा रहे हैं चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट, उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो उससे कबल हम थोड़ी सी बात कर लें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस वनडे कप जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद में, और इसमें अब तक हम इसी प्लेटफॉर्म से काफ़ी बातें करते रहे नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से। तो कामरान गुलाम है 247 रन कर इसमें अब तक सबसे टॉप पोजीशन पर मौजूद हैं। और जिस तरह उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, गो के हम इसी प्लेटफॉर्म से काफ़ी आवाज़ें उठाते हैं कि उनके लिए कि उन्हें चांस क्यों नहीं मिलता। उनके साथ साथ तैयब ताहिर है जो 230 रन बनाकर इस वक्त इस जो रैंकिंग है नंबर दूसरी पोजीशन पर मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पर तैयब ताहिर को इसलिए क्रेडिट दूंगा कि तैयब ताहिर ने तमाम ही मैचेस में कुछ ना कुछ रन करते हुए दिखाई दिए हैं। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो बाबर आजम भी मौजूद हैं इस लिस्ट के अंदर, और फिर साइम अयूब मौजूद हैं। साइम अयूब ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 156 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए। और जिस तरह उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है और जिस किस्म की इनिंग खेली है वो देखने के लायक रखती थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी टूर्नामेंट में बॉलिंग के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो हम अपने प्लेटफॉर्म से जहादात खान के हवाले से काफ़ी आवाज़ें उठा रहे हैं। और जहादात खान इस वक्त नंबर 2 पोजीशन पर इस टूर्नामेंट में इस वक्त बॉलिंग रैंकिंग में मौजूद हैं। गो के मोहम्मद हसनैन नंबर 1 पोजीशन पर है 11 विकेटें लेकर, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो 10 विकेटें लेकर जहादात खान मौजूद है। जहादात ने बाकायदा तौर पर सिलेक्टर को अपनी तरफ मरकूज करवाया हुआ है अपनी परफॉर्मेंस से। उस पर भी बात करेंगे जहादात खान के हवाले से भी, कनेक्शन कैंप के हवाले से भी। और फिर पाकिस्तान की विमेंस टीम है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए दुबई पहुंच गई है, तो उस पर भी हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। दोनों ही हजरात का बहुत ही थैंक्स कि दोनों हजरात इस वक्त शो में मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं और क्योंकि बड़ी बैठक हुई है और बड़ी बैठक का हाल जावेद इकबाल भट्टी से सुनना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हुआ है। जावेद साहब, कनेक्शन कैंप आज हुआ, सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद, कोचेस भी मौजूद, तमाम की राय भी ली गई और तवील दौरानिया का ये अहम बैठक थी। बेहतरी क्या होगी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए इस बैठक से? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, ये बैठक ठीक है हुई है, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो पुरानी शान शौकत थी उसको किस तरीके से वापस लाया जा सकता है, उस पर गौर किया होगा और फिर देखा होगा कि कौन कौन सी खामियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। उस पर ज़ाहिर इतनी बड़ी बैठक जिसमें आपने तकरीबन 8-9 जो सीनियर्स प्लेयर हैं उनको भी बुलाया है, दोनों रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों कोचेस भी मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है चेयर कर रहे हैं इस मीटिंग को। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन पे गौर खौस हुआ होगा और हो सकता है जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम आने वाली है उस हवाले से भी काफ़ी बातें की गई होंगी, चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से भी। सबसे अहम नुक्ता इसमें जो असल मसला था जो हम चाह रहे थे उस पर भी बात हुई। कम अज़ कम जो है आप वाइट बॉल का जो वनडे का कप्तान है
उसकी अनाउंसमेंट भी आप मुश्तरका तौर पर बैठे, जैसे ये कनेक्शन कैंप में सारे प्लेयर सीनियर शरीक हैं, दोनों कोचेज़ भी मौजूद हैं, मोहसिन नकवी भी मौजूद है, तो फिर क्या मसला, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि अभी तक देखें चैम्पियन ट्रॉफी आपके सर पर आई हुई है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम पहले ये कप्तान चेंज करके हमने जो क्रिकेट का अपना, मैं समझ रहा हूँ कि जो खाना ख़राब ही समझ लें, जिस तरीके से कभी बाबर कप्तान, कभी शाहीन कप्तान, कभी शान मकसूद कप्तान, इन सारी चीज़ों को आप चैम्पियन ट्रॉफी में तनाज़र में रखते हुए आपको चाहिए कि वनडे का जो कप्तान है उसे अनाउंस कर दें और तमाम प्लेयर्स को पता चल जाएगा कि इन्होंने जो है चैम्पियन ट्रॉफी में कैप्टनसी करनी है। ये सारी चीज़ों पे इनको गौर करना चाहिए। देखें पहले जो कप्तान थे वो अनाउंस करते थे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब, क्योंकि वो तकर्रुर उन्होंने करना होता था। लेकिन अब पता नहीं हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई, हमारे यहाँ जो है कोचिस की राय को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, ना कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। कोचिस देखें, अब हर कोचिस जो है अपनी पसंद का कप्तान अगर चाहेगा तो इसका मतलब है फिर आप अपनी पसंद का कप्तान तो ले आएंगे, लेकिन और जो 10 लड़के जिन्होंने और परफॉर्म कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखें, कोचिंग जो हो रही है वो सिर्फ प्लेयर्स की हद तक होनी चाहिए। और ये कप्तानी वाले मामले में मैं नहीं समझता कि जो मकसद या आपके जो कोचिज़ आए हुए हैं और वो भी गैर मुल्की, अगर पाकिस्तानी होते तो समझ आती। मैं नहीं समझता कि चलो एक बैठक तो ये हुई है, दूसरी बैठक के हवाले से जरूर इकबाल मेमन साहब से बात करेंगे, और वो बैठक है शाहिद खान आफरीदी की, और जो सरबराह हैं JUI के मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई है आज शाहिद आफरीदी की। और इस हवाले से एक तरफ ही क्रिकेट की बैठक तो दूसरी तरफ सियासत की बैठक है। शाहिद आफरीदी यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले हैं, क्या मुल्की हालात पे वो गुफ्तगू कर रहे थे सियासी। आप समझ रहे हैं कि एक जहां पर शाहिद, अब ये बैठक जो हो रही थी, जो इसको मैं इसलिए इससे टच कर रहा हूं कि शाहिद आफरीदी की यहां जरूरत थी इस बैठक के अंदर, जहां पर मोहसिन नकवी साहब ने जो इजलास तलब किया था, अगर उनकी राय ले ली जाती कुछ बेहतरी होती। लेकिन दूसरी जानिब शाहिद खान आफरीदी JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से आज कराची में मुलाकात कर रहे थे, मुल्की सियासत पे वो बात कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि बूम बूम लाला अब सियासत की तरफ भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इनको पहले भी कई दफ़ा पूछा गया है, तो उसमें उन्होंने कोई ऐसा मुस्बत जवाब नहीं दिया कि वो सियासत की तरफ आ रहे हैं। लेकिन मेल मिलाप तो हो सकता है सियासतदानों से, और जो है अगर शाहिद खान आफरीदी जो है मुलाकात की है उन्होंने, तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। और अगर वो सियासत में भी आ जाते हैं तो वो भी कोई जो है मज़ायका नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी विकेट छोड़ के खेलते हैं और उनकी तबीयत है। अगर वो सियासत में भी ऐसे ही करेंगे तो ये है कि सियासत के लिए तो अच्छा है, उनके लिए अच्छा है या नहीं वो एक अलग चीज़ चले है। इसी पे जावेद साहब है, क्योंकि बूम बूम लाला के हवाले से मैं जिस तरह बात कर रहा था कि ये अहम बैठक थी, और इससे कबल भी मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी तकरीबन 22 साबका क्रिकेटर्स की, और आज एक फिर कनेक्शन कैंप के सूरत में एक बैठक हुई है और यहाँ पर बड़ी राय ली गई है। इसमें आप अगर बूम बूम, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट की बहुत बातें होती हैं, अगर बूम बूम लाला आते तो शायद मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से बहुत कुछ आप मोहसिन नकवी को और खिलाड़ियों को दे सकते थे अपने वसी तजुर्बे से। बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाहिद आफरीदी का यहाँ होना जो है बहुत ज़रूरी था। जिस क्रिकेट के हवाले से बातचीत हो रही है, लाला को उसका वसी तजर्बा है, लेकिन ये है कि हम असल मसले की तरफ आना ही नहीं चाह रहे। यार ये जो कनेक्शन कैंप अब हुआ है, ये बांग्लादेश के टूर से पहले भी हो सकता था, दोनों कोचेज आपके पाकिस्तान में मौजूद थे। अब क्या ज़रूरत पेश आ गई कि आपने कनेक्शन कैंप जो है एक जल्दबाजी में बुला के और वहाँ बैठ के, यार ये सारी चीज़ें तो पहले ही हो जाना चाहिए थी। जिस तरीके से हम जो है, अब आप इंग्लैंड का टूर सर पर आ गया, 30 को इंग्लैंड भी पाकिस्तान आ जाएगा, तो ये इन सारी चीज़ों के तनाज़र में अगर देखें तो आपको सीनियर्स प्लेयर को बुलाना चाहिए था, जो लेजेंड प्लेयर है उनको बुलाना चाहिए था, ना कि आपने करंटली जो आपके सीनियर क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं जो मैचेस खेल रहे हैं उनको बुला लिया और दोनों कोचेस को बुला लिया, चेयरमैन साहब आगे बैठ गए। लेकिन यह है कि जो असल मसला है, देखें असल क्रिकेट की जो स्किल्स है उन पे बात करनी चाहिए।
ये उसमें ये आप ये ना देखें कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है इसकी इंग्लिश कमज़ोर है। क्रिकेट में स्किल्स को देखा जाता है। तो जो सीनियर्स प्लेयर होते हैं जाहिर वो स्किल्स पे बात करेंगे, अगर वो आपको मशवरा देंगे तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए देंगे ना। देखिए हमने जो एक विज़न मुतय्यन करना है, हमने क्रिकेट को वही मकाम दिलाना है जो इससे पहले हमारी क्रिकेट थी। हमारे क्रिकेट के अजीम व शान कारनामों से क्रिकेट की तारीख भरी हुई है। भाई आप उन प्लेयर्स को बुलाएं, उनसे बैठ के बात करें, ना कि अभी यहाँ बैठकर आप कनेक्शन कैंप में जो है ये मीटिंग्स चल रही है। तो मोइन भाई इसका कोई इतना ज़्यादा जिस तरीके से हमने चैंपियन वनडे कप करवा रहे हैं इसी तरीका की मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग भी हो रही है। जो है वो चैंपियन कप जो हो रहा है उसमें आपने टॉस जीत दी तो समझ ले आपने मैच जीत लिया। अब तक कोई एक ऐसा मैच बता दें कि जिसमें जो है किसी टीम ने चेस किया हो, जिसने पहले बैटिंग करके 300 प्लस रन लगा दिए, आप समझ जाए कि वो जीत गई। अब ये जो एलिमेंटर हो रहे हैं इनमें भी यही चीजें नजर आएंगी। सिर्फ अभी आप प्लेयर्स का कह रहे थे कि कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरियां की, बाबर ने की। आपको सिर्फ अगर क्रेडिट देना होगा तो तैयब ताहिर को, उस नौजवान लड़के को क्रेडिट देना होगा जिसने सेकंड इनिंग्स में खेलते हुए 100 की बारी खेल दी। आपके इतने सीरियस प्लेयर ने किसी ने भी 100 तो क्या 60 रन की बारी नहीं खेली दूसरी इनिंग में। और जब बस अब टास्क पे अगर ये टूर्नामेंट चलाना था तो अभी मुझे लगता है 2-3 मैच हैं उस पर भी टास्क करा के मुझे लगता है इस टूर्नामेंट का इख्तिताम करके और ये जो टीमें फाइनल खेलें इनको 3 रोजा मैचेस दें कम से कम। इंग्लैंड आ रही है, हमें प्रैक्टिस तो मिले। बिल्कुल, हमें प्रैक्टिस तो मिले 3 रोजा मैच के लिए और अच्छे प्लेयर्स का इंतखाब। बड़ी अच्छी बात इन्होंने जावेद भाई ने की और पॉइंट रेज किया उन्होंने, और ये कह रहे हैं कि तैयब ताहिर ने सेकंड इनिंग में सेंचुरी स्कोर की। गो कि उनकी टीम 20 रन से मैच हार गई, लेकिन एक अच्छा फाइट किया यहां पर उनकी टीम ने और एक बड़ा स्कोर को टारगेट को वो चेस करने जा रही थी। तैयब ताहिर के हवाले से हम अपने शो पे मजीद और भी बात करते हैं। इकबाल मेमन साहब से नंबर 6 पोजीशन पाकिस्तान के लिए अगर देखें तो एक विकेट कीपर की जगह होती है, लेकिन आपका विकेट कीपर अगर हम देखें तो 1 डाउन पोजीशन पे बैटिंग कर रहा है या 2 डाउन पोजीशन पर। नंबर 6 की पोजीशन हमारे पास अभी खाली है वनडे में। आप समझते हैं यहां पर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पिनर ऑलराउंडर या फिर आप मुस्तकिल जो है एक प्योर बैटर्स नंबर 6 पोजीशन पे खिलाने चाहिए? देखें, इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस। अब अगर उसका कॉम्पिटेंस क्या है, कितना अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो क्यों नहीं हो सकता। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में तो हमने तो आजम खान को भी चेक कर लिया। नहीं, देखें चेक तो किया ना, शाह को भी चेक कर लिया, हैदर अली को भी चेक कर लिया। इसको भी चेक करने में तो कोई मुजाहिका नहीं है ना। जब आपने सारों को चेक कर लिया तो फिर इसको तैयब को भी आप लेके गए, तैयब ने भी सेंचुरी स्कोर की हुई है, लेकिन फिर वही पसंद नापसंद का सिलसिला चला। फिर मैं वही कह रहा हूं कि देखें ये जो एक पैनिक बटन दबा हुआ है और पीसीबी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, तो वो इसी तरह हो रहा है जिस तरह आपने टॉम एंड जेरी देखा है ना। तो जेरी जो है वो उसका पूंछ जो है मरोड़ देता है टॉम की और फिर वो फुदकता फिरता है कि अब मैं जेरी को कैसे गिराऊं। तो इस वक्त भी पीसीबी की कंडीशन जो है वो ऐसी ही हो रही है और वो डिफरेंट उसमें जो है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस कर रहे हैं। अब उसमें से कुछ निकल नहीं रहा। मतलब एक तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब वो कोच आपने हायर किए हैं तो वो कोच तो वो कोशिश यही करेंगे कि उनकी जो मुद्दत है वो बढ़ती जाए और वो उनके साथ ही उन्हीं कैप्टन्स को लेके आएंगे जिनके साथ उनकी जो है मतलब दोस्ती अच्छी है। बाकी नए लोगों को तो वो नहीं लेके आएंगे। और अच्छा, अब मसला ये है कि आपको जिस तरह शाहिद खान आफरीदी है, यूनुस खान है, मिसबा है, इंजमाम है, इनको बिठाएं, इनसे पूछेंगे भाई हम इस मसले में गिर गए हैं और बांग्लादेश जैसी टीम जो है जो जाके इंडिया से तो बुरी तरह हार जाती है और हमें बुरी तरह हरा के चली जाती है। तो हम जब ये कंडीशन हो गई है और उसमें जो है T20 में हम जो है अमेरिका से भी हार जाते हैं, अफगानिस्तान से भी हमारा हाल बुरा है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो ये हमारे लिए कंटिन्यूस एक निदामत है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन तो आप भले रोज करें, 10 सेशन करें, लेकिन आखिरकार क्या होगा। और जावेद साहब वाली बात कि भाई 3 डे मैच या 4 डे मैच एक आपका होना चाहिए इंग्लैंड से पहले, और बल्कि अगर आप इंग्लैंड के साथ ही रख लेते तो वो ज्यादा बेहतर था क्योंकि उसमें थोड़ी सी
सीरियसनेस नजर आती है हमारे खिलाड़ियों की। लेकिन चले ठीक है, आप अगर आपस में ही दो मतलब जो है दो टीमें अच्छी बना के इसी में से जो आपका जो अपनी आपने कप करवाया है उसमें से जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको जो है आपस में लड़वाएं और उसमें से जो फिर आप चूज करें तो वो फिर बेहतर होगा। अदरवाइज तो फिर आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकेंगे। देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने में कोई मुजायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन डर और खौफ हमारे दिल के अंदर है कि हम कहीं सीरीज ना हार जाएं। इस डर और खौफ की बिना पर हम शायद अब तक इसी बात पर जो है हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका मुसलसल नहीं दे रहे हैं। अगर मुसलसल मौका दें तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के बाद जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपको देखें सेलेक्टर्स आपको ऐसे चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो और जो चैलेंजेस को कबूल करे और वो रिस्क ले। तो फिर जो है वो खिलाड़ी भी ऐसे ही चूज करेंगे जो रिस्क लेंगे और चैलेंजेस को लेंगे। आप घबरा के खिलाड़ियों को लेके आते हैं और उनके खिलाड़ियों के दिल में भी एक घबराहट है। अभी हमने पिछले दिनों आप ही के प्रोग्राम में और आप ही ने पॉइंट रेज किया था कि भाई फखर जमान को एज ए ओपनर क्यों नहीं हम ट्राई करते, तो हमें ट्राई करना चाहिए। तो हमें ये रिस्क लेने चाहिए। जब हमने इतने सारे खिलाड़ी ट्राई कर लिए है तो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो बाहर के विकेटों में बहुत ज्यादा खेला है और बाहर के ममालिक जो आए हैं उनके खिलाफ खेला है। असल में मैंने इसलिए फखर जमान का नाम लिया था इकबाल मेमन साहब है कि आप साइम अय्यूब को टेस्ट मैचेस खिला रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखने वाला, बड़ा लंबी बारी खेलने वाला, वनडे में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाला फखर जमान मौजूद है। T20 में आपने साइम को लिया ना, आपने साइम को जब खिलाया तो साइम ने 56 रन की बारी भी खेली, दो नीफ सेंचुरी भी उस सीरीज के अंदर उसने की, लेकिन सेकेंड इनिंग में वो नाकाम नजर आए। तो आप अगर मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो फखर जमान क्यों नहीं है कि फखर जमान को आप आजमा सकते हैं टेस्ट मैचेस के लिए। अगर मॉडर्न ही क्रिकेट खेलनी है, थोड़ा सा वसी तजुर्बा भी फखर जमान रखते हैं, आप मौका तो दें। अगर आप मौका नहीं देंगे फखर जमान को तो कैसे टेस्ट प्लेयर बनता दिखाई देगा। इस बेस पे बिल्कुल आपकी शहजादा मसला यह है कि आपने एक बात और भी कही कि जब हमारी सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है और फेवरेटिज्म है तो हम देखते हैं कि जो सीनियर खिलाड़ी है उनका पता नहीं चलता, ना उनका कोई फेयरवेल मैच होता है ना कुछ होता है। अब असद शफीक जैसा खिलाड़ी जिसका ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन रिकॉर्ड था उसको भी आपने जो है गुम हो गया। चले ठीक है वो 38-39 का हो गया, लेकिन मिसबाह में ले लिया वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर। एग्जैक्टली। तो आप जो है उनको जान करके जाया कर देते हैं खिलाड़ियों को जो आपका मेन स्टे होते हैं, बैकबोन जो होती है ना वो खुद ही आप अपने हाथ से तोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद यही होगा जो अभी हो रहा है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं ये खिलाड़ी जो होते हैं ना जिस तरह असद शफीक है या सरफराज है, ये बैकबोन होते हैं हमारे टीम के। और मिसबाह, यूनुस खान और यूसुफ, ये जो लाइन होती थी ना वो अब आपके पास इस वक्त नहीं है। और भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखें अभी ये जो चैंपियन वनडे कप चल रहा है, जिस तरीके से हमारी क्रिकेट का हाल चल रहा है, हमारी कौमी टीम का हाल चल रहा है, अब मैंने तो ये वनडे कप जो देखा है मैंने बहुत गहरी नज़र से देखा है। मुझे इसमें एक दो प्लेयर्स के अलावा जितने भी प्लेयर वो चाहे बैटिंग में आओ चाहे बॉलिंग में, सिर्फ वो अपने आप के लिए खेल रहे थे, सिर्फ इनफरादी अपना गेम खेल रहे थे कि भाई किसी तरीके से जो है ना मैं जो सिलेक्ट हो जाऊं, अपनी यहाँ बारी अच्छी खेल दूं। तमाम जितने सीनियर प्लेयर थे, खासकर जूनियर लड़ते फिर भी लड़ते हुए नजर आए, मेहनत करते हुए नजर आए, लेकिन हमारे जो सीनियर प्लेयर थे हर कोई चाह रहा था कि मेरी फॉर्म वापस आ जाए, मैं 100 कर दूं, मैं 150 कर दूं, मैं 60 कर दूं, किसी तरीके से टीम के साथ आप जो है मुंसलिक रहें। इन सारी ही चीजों इनका असर जो है वो हमारी नेशनल टीम में पड़ रहा है। जब आपकी सिलेक्शन वहां हो जाती है वहां भी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं कि मैं ऐसे कर लूं कि अगला टेस्ट पक्का हो जाए। जब तक हम इन चीजों से नहीं निकलेंगे तो आप क्रिकेट की कुल कैसे सीधी करेंगे। ये देखे कनेक्शन कैप या बड़े प्लेयर्स को बुलाने से कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ इरादे नेक होने चाहिए। आपकी टीम को जिस तरह यकजहती का फुकदान नजर आ रहा है हमारी टीम में, उस पे आपको बात करनी चाहिए प्लेयर्स के साथ। अगर किसी प्लेयर की किसी के साथ प्रॉब्लम है तो आपको उनको बुलाकर उन पे बात करनी चाहिए। जब हमारी टीम में यकजहती और इत्तेफाक नजर आएगा, जो ग्राउंड में भी नजर आएगा, तो फिर आपकी क्रिकेट सही होगी। ना कि आप यहां बैठ के फैसले कर रहे हैं कि जी हम लॉन्ग टर्म मंसूबे बना रहे हैं, हमने ये करना वो नहीं। असल मुद्दे पे तो कोई आना ही नहीं चाह रहा। बिल्कुल, मैं आपकी साहब आपकी बात को बिल्कुल जो है ना
उस पर इंडोर्स करता हूँ। अब हमने कुछ अर्सा पहले यही जिक्र किया था कि जब बाबर इतना कंटिन्यूस 16 इनिंग्स में फेल हो रहा है तो हम उसको जो है कुछ दिन के लिए रेस्ट दे दें, लेकिन ये कि इन्होंने जो ये जानबूझ के इस तरह का वनडे कब वो स्टाइल का वो रखा है कप, तो उसमें यह है कि वो जस्टिफाई कर सकें अपनी सिलेक्शन। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी अगर हम टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से देखें तो उनको जो है ना बाहर बैठना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि बाबर ने भी सेंचुरी बना ली है, अब उसको दोबारा आप मौका देंगे। लेकिन ये है कि आप ये तो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान कोई अच्छी परफॉर्मेंस करे, पाकिस्तान जो है वो जीते, तो आप जो है बस यही काम करेंगे कि सिर्फ प्लेयर पॉलिटिक्स पे जाएंगे, हमारी टीम में कोई टीम में आ जाए बस। हाँ, 2 इनिंग्स खेलनी है आपने, बिल्कुल आपने जो है 1-2 इनिंग्स खेल ली और आप दोबारा जस्टिफाई करेंगे अपनी सिलेक्शन का, भाई बाबर तो या फॉर्म में आ गया, लेकिन वो जाके फिर टेस्ट क्रिकेट में जो है फेल हो जाएगा। क्योंकि जब क्लोजर फील्डर्स पे आप नहीं खेल पाते, और ज्यादातर आप देखें कि या तो वो एलबीडब्ल्यू हुआ है या वो उस पर स्लिप्स में कैच हुआ है, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये इन्होंने तरीका किया है जो मुझे लगता है, भले वो मेरा परसेप्चुअल सोच हो, लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि अक्लमंदी की बात है कि जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं और जो आपके सलाहकार हैं या एडवाइजर्स हैं वो आपको ये नहीं बताते कि भाई टेस्ट क्रिकेट होने वाली है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपने जो है 4 रोजा मैचेस या 3 रोजा मैचेस वो रखने हैं। आपने वनडे रख लिया तो वनडे में का फॉर्म और टेस्ट का फॉर्म एक अलग है, आप उसको कैसे एसेस करेंगे कि क्लोजन फील्डर्स के साथ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बॉलर होता है उसकी भी बॉलिंग लाइन वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वहां पे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ रखता है और वो कोशिश करता है कि रन्स ना दे। टेस्ट क्रिकेट में वो आपको जो है हाफ बॉली भी देगा, गुड लेंथ पे बॉल देगा, और फिर जो है आपको जो है टेस्ट करेगा वो मुख्तलिफ तरीकों से। तो आप देखें कि आपने जो है वो असेसमेंट कैसे करेंगे और फिर कैसे सेलेक्ट करेंगे खिलाड़ियों को। डेफिनेटली आप वही खिलाड़ी रखेंगे जो पहले थे। अब इसमें से अच्छा, इसी बात पे इकबाल साहब आता हूँ, बड़ी अच्छी बात आपने कही। और पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया पे देख रहा था मोहम्मद अब्बास के हवाले से, और मोहम्मद अब्बास ने जो एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मैंने सबसे ज्यादा तेज टेस्ट मैचेस के अंदर 50 विकेटें ली हैं, और क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे कंसल्ट नहीं करता। तो आप समझते हैं कि वही वाली बात आ गई कि एक फास्ट बॉलर आपके लिए विकेटों के अंबाल लगा रहा है, सबसे तेज 50 विकेटें हासिल कर रहा है, आप उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हो, जो मैचेस आपको जिता के दे रहा है टेस्ट मैचेस के अंदर। तो यहाँ तो अब्बास का भी, जिस तरह हम काफी बातें अब्बास के हवाले से, मोहम्मद अब्बास के हवाले से करते हैं कि अब्बास को मौका मिलना चाहिए। हम नहीं कहते कि इसने वनडे खिलाया, हम नहीं कहते T20 खिलाया, टेस्ट मैचेस का बॉलर है, टेस्ट मैच में उसे जगह बनती है, आपने मौका देना था उसको। जो आपके लिए सबसे ज्यादा तेज 50 विकेट है, शायद बोर्ड को ऐसा लगा कि बहुत से रिकॉर्ड्स वो अपने नाम कर लेगा। देखिए आपने हसन अली को कितना चांस दिया, लेकिन आपने जो है मोहम्मद अब्बास को वो चांसेस नहीं दिए। और देखें ये होते हैं गैप फिलर्स बेचारे, इनको जब कोई गैप मिल गया, सेलेक्ट हो गए, उन्होंने अपने आप को दिखा दिया कि हम क्या कितने अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, मगर लेकिन अगर उनके पास कोई और पर्ची वाले आ जाते हैं तो फिर वो उनको ले आते हैं और इन गैप फिलर्स को, जिनकी कोई सिफारिश नहीं होती, उनको बाहर निकाल देते हैं। अभी उसने 90 विकेट्स ली हुई हैं, और दुनिया के अगर पाकिस्तान की आप रैंकिंग में दिखाएं कि 50+ विकेट्स 700 विकेटें हो गई उनकी, 700 विकेटें हो गई फर्स्ट क्लास 700। देखें ये दूसरा मोहम्मद आसिफ है, ठीक है। हाँ, मोहम्मद आसिफ से हम कंपेयर ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते कि मोहम्मद आसिफ की ज्यादा मूव करती थी, लेकिन ये भी जो है जिस आगे से जो स्विंग करता था, इसकी 135-40 स्पीड रही शुरू दिन से ही, बिल्कुल। लेकिन अब इन्होंने उसके लिए कह दिया कि उसकी स्पीड कम होगी। भाई आपको विकेट्स दरकार है, आपने जो ये तोपे ये तूफान मिल जो डाली थी, आपके जो फास्ट बॉलर थे, आपको तो वो दरवाजा ही नहीं खोल के दे सकते थे, उनको तो जो है ओपनर ही नहीं आउट कर पाते थे बांग्लादेश के खिलाफ। तो ऐसा बॉलर जो कंटिन्यू बिल्कुल रिदम के साथ बॉलिंग करता है, आप उससे पूरा दिन बॉलिंग कराए तो वो बॉलिंग करता है। अब वो 130-35 से करता है, वो शुरू दिन से करता है बॉलिंग, लेकिन वो स्विंग, वो तजर्बा जो अब्बास के पास है,
हमने जो है उसे भी बिल्कुल जाया कर दिया है, और उसका फायदा काउंटीज उठा रही हैं। फर्स्ट क्लास में 700 विकेटें उसकी हो गई है, और वो आज भी कहता है कि मैं इंतजार करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कब मुझे कॉल आए और मैं जाके पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करूं। जावेद साहब, आपको शायद याद होगा कि एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी थी फास्ट बॉलर्स के लिए, जिसमें सरफराज उस कैटेगरी में आता था, वर्क हॉर्स। ठीक है, इमरान खान एक तरफ से अटैक करता था, सरफराज जो है रोकता था, लेकिन उसकी भी स्विंग होती रहती थी। ये भी इसी तरह का बॉलर है जो एक तरफ से आप लगा दें उसको, वो बेचारा जो है कंटिन्यूस उसी स्पॉट पे बॉलिंग कराता रहेगा, विकेट भी लेता रहेगा, रन्स भी रोकता रहेगा आपको, और जो खिलाड़ी को अंडर प्रेशर रखेगा। और आपके लिए इतना बेहतरीन बॉलर है वो, और जो मतलब है कि स्पिनर भी नहीं है भी मीडियम फास्ट बॉलर, और कंटिन्यूस आपको जो है ना चेक में रखेगा। जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो रूट जैसे, ब्रोक जैसे और डकेट जैसे, ये तो खिलाड़ी आपको छील देंगे। और इकबाल भाई, जैसे अब इंग्लैंड की टीम आ रही है तो वो खेल ही इंग्लैंड में रहा है, Exactly. तो तकरीबन तमाम प्लेयरों के खिलाफ खेल चुका वो है, जानता है। तो ये चीजें देखिए, जिन्होंने फायदा उठाना होता है ना कि अपनी क्रिकेट के लिए, कि हमें ये बंदा सूट करता है, तो फौरन से पहले नेशनल टीम में आते हैं। Exactly. यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही असल है। में मेन चीज जो जा साहब ने भी रेस की कि स्पीड पर आकर जो है उसकी बात अटक सी गई। चेयरमैन से जब उन्होंने फोन किया, बातें की, जब अपनी आगाही दी कि मैं मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, टीम के लिए नाम नहीं आ रहा है मेरा, तो उसमें चेयरमैन ने कहा कि आपकी स्पीड जो है बहुत स्लो हो गई है। हाँ, इस चेयरमैन को क्या चले पता एक तरफ हम क्या चले इसी को रख लेते हैं मद्देनजर, और तो दूसरी जानब आपने फिर मोहम्मद अली को क्यों खिलाया? उसकी स्पीड भी सेम इतनी सेम यही है। नहीं, मगर दूसरे फास्ट बॉलर ने भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड तो नहीं निकाली ना। टेयर अवे फास्ट बॉलर तो आपके पास एक ही है, वो भी हसनैन। ठीक है ना, बाकी तो आप अगर स्पीड की बात करते हैं तो फिर तो आपने हसनैन को भी नहीं खिलाया ना अभी तक। तो आप देखें कि शहजादा, ये तो सिर्फ जान छुड़ाने वाली बात है। शान मसूद है, उसका 27-28 का एवरेज है, मगर का कप्तान है, मगर वो आपका कप्तान है। क्योंकि उसका चचा जो है फाइनेंस सेक्रेटरी रहा है और सबसे तवील अरसे तक रहा है। काकड़ साहब का स्पेशल असिस्टेंट रहा है ऑन फाइनेंस। तो देखें, ये सिफारिशें जो है ना, इसकी वजह से आपके क्रिकेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, हम शान मसूद के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं उनको तो मौका दिया जाए, उनके साथ क्यों ज्यादती की जाए? ठीक है, दुनिया देख रही है कि हम ज्यादती कर रहे हैं, और वो आपस में जब बैठते होंगे तो डिस्कस करते होंगे और हंसते भी होंगे। इंडिया वालों ने तो बहुत दफा हंस के जो है हमारे खिलाफ बात की है। तो हम जो है सुधरना चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि हम पर्ची सिस्टम पे रहें, और जो है वही जो जिनकी पर्ची तगड़ी है उनको जिनकी पर्ची तगड़ी है वही टीम में नजर आएंगे। लेकिन इससे बरखलाफ इस टूर्नामेंट का मकसद जो चैंपियंस वनडे कप खेला गया, इसमें जावेद इकबाल भट्टी से बात करता हूं। जावेद साहब, सऊद शकील कप्तानी कर रहे थे यहाँ पर डॉल्फिन्स की, नाकाम रहे वो कप्तानी में भी, उनकी टीम ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी सिवाय आखिरी मैच में जहां पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसमें 2-3 कप्तान्स पे बड़ा हम डिपेंड कर रहे थे कि वो लड़का कप्तानी के अहल नजर आ रहा है, लेकिन अब तो कुर्रा शायद यहाँ पर मोहम्मद रिजवान के नाम निकलता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ क्योंकि मैं इस टूर्नामेंट को बड़ी अहमियत इसलिए दे रहा था कि क्योंकि इसको बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब है जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो टैलेंट निकलेगा हम उसे चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो है उन प्लेयर्स को निकाल कर ग्रूम करेंगे। तैयब ताहिर एक अच्छा टैलेंट निकल कर आया सामने हमारे पास है, और आप कंसल्ट भी उसको कर रहे हैं। साथ साथ अब्दुल समद जो एक अच्छा फास्ट बॉलर, अच्छा बैटर है, नंबर 6 पोजीशन की जो हम बात कर रहे हैं उस पर अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब रहा है। क्योंकि हमें वो इनिंग भी देखनी चाहिए कि किस मौके पर आकर उसने किस तरह की कारकर्दगी दिखाई है। फिर बड़ी अच्छी बात इन्होंने तैयब ताहिर के हवाले से कही कि सेकंड इनिंग के अंदर 50 रन भी एक बैटर्स का करना मुश्किल दिखाई दे रहा था। तैयब ताहिर ने मुश्किल हालात में, जहां पर टीम 150 के अंदर, 120 के अंदर आउट हो रही थी या 100 के अंदर आउट हो रही थी, तैयब ताहिर ने वहां सेंचुरी स्कोर की। अपनी टीम को फतह ना दिला सके लेकिन बहुत करीब ले गए थे और 20 रन से वो मैच हार गए। लेकिन साथ साथ क्योंकि टैलेंट तलाश करना था, इस टैलेंट में शायद हमने 2-3 प्लेयर्स ऐसे खो दिए जो परफॉर्मेंस की नजर हो गए। अगर देखें सऊद शकील ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई इस टूर्नामेंट में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसके हवाले से हम काफी बातें कर रहे हैं कि इस प्लेयर्स को टीम में जगह बिल्कुल बनती है, उसे मौका देना चाहिए था, हमने मौका नहीं देकर गलती की, इस टूर्नामेंट में मुकम्मल तौर पर वो फ्लॉप नजर आए। मोहम्मद हुरैरा की मैं बात कर रहा हूं, जिनके लिए हर कोई चीखता नजर आया कि इसे मौका देना चाहिए, लेकिन इस वनडे कप के अंदर
वो नाकाम नजर आए। तो आया पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद हुरैरा को वनडे के लिए कंसल्ट करती है, नहीं करती है, लेकिन उसके अंदर उस प्लेयर्स के अंदर टैलेंट बहुत है और सिर्फ मौके देने की जरूरत है। गो के इस टूर्नामेंट में वो फेल रहा है, लेकिन टैलेंट उस प्लेयर के अंदर बहुत है। फिर मैं जहादात खान के हवाले से बात करता हूं। जहादात ने 10 विकेट अब तक हासिल की हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और अच्छी जो है बॉलिंग का मुजाहरा कर रहा है, बैटिंग भी अच्छी करते दिखाई दे रहा है। फिर साथ साथ मोहम्मद हसनैन, उनका राइट बनता है कि पाकिस्तानी टीम उनको मौका फराम करे। मैनेजमेंट का काम है कि उन्हें मौका दे। मोहम्मद हसनैन इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर है और उन्हें मौका मिलने की जरूरत है। जादाद उनके सेकंड नंबर पर मौजूद है। तो 2 प्लेयर्स तो हमारे पास मैंने ये बता दिया। फिर अब्दुल समद और तैयब ताहिर हमारे पास मौजूद है। ओपनर्स इसलिए हम नहीं छेड़ सकते कि इस वक्त साइम अय्यूब अच्छी फॉर्म में है, साइम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। फिर साथ साथ फखर जमान भी वनडे में होंगे, तो फखर जमान भी उनके साथ मौजूद है। फखर ने भी एक अच्छी इनिंग खेली हुई इस टूर्नामेंट के अंदर। तो यहां पर एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर के अगर थोड़ी सी बात कर ले तो जिस तरह जमान खान ने एक बड़ी धुआंधार इनिंग खेली है, अब तो शायद ऐसा लगता है कि जिस विकेट पर बाबर आजम बॉल कर सकते हैं, तो ऐसे बॉलिंग हमारा म्यार है कि जमान खान जैसे बैटर्स भी जो है वो 6 छक्के मार लेते हैं। तो क्या कहेंगे जमान खान के हवाले से? यहाँ पर मैं जावेद इकबाल भट्टी से जरूर पूछना चाहूंगा। मोइन भाई देखें, जमान खान ने उस दिन जो 16 बॉल पे 42 रन बना दिए और एक होता है छक्का मारना के लग गया, उन्होंने बना के इसको 16 बॉलों में 42 बनाए और जहां हम देखें तो सिर्फ 7 बॉलों पर उन्होंने 40 रन बनाए, 6 छक्के 1 चौके। बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें अब जो है ये क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट अंदाजा कर लें। अब हम नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो कल को तो हम इन्हें भी कह दें कि जमान खान को नंबर 6 पे भेज दें, वो छक्के ही मारने होते T20 और वनडे में। तो ये सारी चीजें, लेकिन मोइन भाई जिस तरीके से आप बात कर रहे थे थ्रू आउट इस टूर्नामेंट की कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हम जो है इसमें से टैलेंट निकालेंगे, आगे चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है तो चंद एक प्लेयर जो है हम निकालेंगे। अब मोइन भाई जिस दिन ये टूर्नामेंट का इख्तिताम होगा आप देखिएगा, देखें आपने अभी नाम गिनवाए, इसमें जहादात पहले नंबर पर आ रहा है, अब्दुल समद आ रहा है, ये लड़के इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तैयब ताहिर ने बता दिया है कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, उनको टाइम और मौका महल का पता है कि सेकंड इनिंग में कौन सी बारी कब खेलनी है। फर्स्ट इनिंग में तो कल साइम अय्यूब ने 150 रन बना दिए, पहले इनिंग में साहबजादा फरहान ने भी कामरान गुलाम ने 200 कर दिए, बाबर ने 100 कर दिया। देखिए असल जो ये बड़े बड़े नाम थे, इनको चाहिए था कि आप सेकंड बैट करते हुए कम से कम हमारे टूर्नामेंट से ये छाप तो उतरवा देते कि कोई भी टीम इस पूरे टूर्नामेंट में चेस ही नहीं कर सकी। बड़े बड़े नाम टीमों के अंदर थे और अगर किसी प्लेयर ने 100 किए तो तैयब ताहिर ने विकेट पे स्टे किया, उसने अपनी टैग के हवाले से तमाम ही शॉट्स खेले, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेले। लेकिन अगर और 8-10 ओवर तैयब ताहिर खेल जाता तो वो ये जो मैच था ये जितवा के चला जाता अपनी टीम को। लेकिन उसके बाद सिर्फ 20 रन से हारना, जबकि यहाँ 160, 170, 100 प्लस से यानी कि टीमें हार रही थी, लेकिन इनकी टीम सिर्फ 20 रन से हारी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आपने यहां से टैलेंट उठाना है तो हम उस दिन का इंतजार करेंगे कि जिस दिन इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा और वहां से अनाउंसमेंट या दूसरे दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताएगा कि हमने ये प्लेयर जो है नए सिलेक्ट कर लिए कौमी टीम के लिए, तो हमको और आपको पता चल जाएगा कि जिस मकसद के लिए टूर्नामेंट चलाया था उसमें कामयाब हो गए। बिल्कुल उसमें कामयाब हो गए। टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन आखिरी 2 लफ्जों में मैं जरूर पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से पूछना चाहूंगा दोनों, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए दुबई पहुंच चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम विमेंस की। फातिमा सना क़यादत कर रही है टीम के। जावेद साहब 28 तारीख को पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हुमायूं भाई माशाल्लाह जिस तरीके से हमारी लड़कियां यहाँ खेल कर गई, गो के वो साउथ अफ्रीका से सीरीज हार गई हैं, लेकिन उनकी स्किल्स जो बहुत अच्छी नजर आ रही है और ये यंग और वो पुरानी प्लेयर्स का जो एक इम्तजाज बना हुआ है, तजर्बा भी उनके साथ है, टैलेंट भी उनके पास है। और ये 28 को जब ये पहला जो स्कॉटलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेंगे, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेंगे, फिर जो है 3 अक्टूबर को जो है इनका पहला जो मैच श्रीलंका के साथ, वहां आपकी वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा कि इस टूर्नामेंट में क्या तैयारियां। बिल्कुल। अच्छा, आपको एक एडवांटेज जो हमारी पाकिस्तानी टीम को होगा वो है कि दुबई की विकेटें, तो दुबई की विकेटों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और इंडिया, इनको एडवांटेज मिलेगा क्योंकि वो इसी तरह की डोसाइल पिचेस पे खेलते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है इनको खेलने का। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जिस तरह उनके वार्म अप मैच रखे हैं, जिसमें बांग्लादेश है और स्कॉटलैंड है और फिर उसके बाद श्रीलंका है। इफ्तिताई मैच है वर्ल्ड कप का श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन हाँ। 6 तारीख को बड़ा तगड़ा मुकाबला है अपने रिवायती हरीफ भारत से। तो देखिए मतलब है कि अभी इनिशियल आप समझते हैं कि दुबई बराबर की टीम है, बराबर की टीम है। यूएई में हम है, यानी कि इतना बैलेंस आउट नहीं होगा हमारी टीम का। हमें हम मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे। हमें अपर हैंड होगा, जो भी एशियन टीम है उनको अपर हैंड होगा, और क्योंकि वो उसी तरह की विकेटों पे खेलते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ हम फंसेंगे, बाकी टीमों के खिलाफ शायद मतलब है कि हम उनको भी अपसेट कर सकते हैं अगर हम चले। इस पर मजीद और भी अपने शो के अंदर जरूर बात करेंगे अगले शो के अंदर। इसी के साथ है, क्योंकि हमारे साथ दोनों मेहमान यहाँ पर मौजूद थे, मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारी कोशिश थी कि इस वक्त है जो लाइव कंडीशन है, जिस तरह इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उस पर हम अपने व्यूज़ और अपने तज़्ज़िये निगार से जो है इसी हवाले से बात करें। तो दोनों ने अच्छी बातें भी कही और पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि विमेंस टीम है दुबई पहुंच गई है वर्ल्ड कप T20 खेलने के लिए। और 28 तारीख को पहला हमारा मैच है, उसके बाद 30 तारीख को हम पहला मैच हम स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेंगे, दूसरा बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, और फिर जब 3 तारीख को हमारा इफ्तिताई मैच है श्रीलंका के खिलाफ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर 6 को उससे बढ़कर इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवायती हरे भारत के खिलाफ खेलेंगे, फिर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेंगे। तो फिर पाकिस्तान, इकबाल साहब यहाँ कह रहे हैं कि विकेटें सूट कर रही हैं पाकिस्तान वीमेंस टीम को। हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तानी वीमेंस टीम है अच्छी कारकर्दगी दिखाए और इस टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के अंदर ट्रॉफी अपने नाम लेकर आए। इसी के साथ आपको यकीनन आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।